Audit sampling. Audit sampling means सैंपल मतलब पूरा 100% चेकिंग नहीं करना। ट्रेडिशनली जो अप्रोच था कि ऑडिटर का मेन काम क्या था कि पूरे बिल्स चेक करना। अगर मैं पूरे 100% बिल चेक करूंगा तो इट इज इकोनॉमिकली वेस्ट, उसमें कोई कुछ मिलेगा भी नहीं एज सच। तो ट्रेडिशनल अपनी रूटीन चेकिंग था, वेस्ट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। अभी जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ बिजनेस में एंड ऑडिट में, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अप्लाई हुआ। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की वजह से क्या हुआ, जो रूटीन एरर्स एंड फ्रॉड्स होते थे वो डिमिनिश हो गया। अब ये इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या है कि भाई कोई चीज वेरीफाई करे बगैर अप्लाई नहीं होना चाहिए, उसको अपन इंटरनल कंट्रोल ऐसा बोलेंगे। अभी से फॉर एग्जांपल गोदावरी का एग्जांपल लिया था, जब तक पेमेंट नहीं करेंगे बिल नहीं देंगे, जब तक बिल प्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक वो सामने वाला माल का डिलीवरी नहीं देगा। तो इसके वजह से कोई बिना पेमेंट करे नहीं जा सकता। यह इंटरनल कंट्रोल का फायदा हुआ। इंटरनल कंट्रोल की वजह से जो छोटे मोटे एरर्स होते थे वो नहीं होंगे। ऑडिटर को जो रूटीन चेकअप बहुत बार करना है बोल के करना है ऐसा होता था, उसमें से रेयरली कुछ मिलता था। ऐसा नहीं कि मैं रूटीन चेक कर रहा तो मुझे बहुत सारी गलतियां मिलती थी, जरूरी नहीं है। और आज के तारीख में क्या हो गया कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपना प्रिंसिपल एंड कंट्रोल्स के ऊपर जा रहा है रादर देन रूटीन चेकअप। अभी कितना चेकिंग करना है सर? 100% तो नहीं करना, आपने बोल दिया। कितना करना है ये ऑडिटर का जजमेंट है। लॉ ने भी नहीं बोला है कि एग्जैक्टली क्या चेक करना है, कितना चेक करना है, ये लॉ ने भी डिफाइंड नहीं है। तो इतना चेक करो कि तुमको रीजनेबल एश्योरेंस आए। ऑडिटर ने कितना चेक करना चाहिए भाई, उसको भरोसा आना चाहिए कि मैंने जो चेक किया वो सही है या गलत है। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ सैम्पलिंग जो स्टैटिस्टिक्स में है सैम्पलिंग, तो वो यूज करना क्या, ये स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने चाहिए क्या, ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि तुम्हारा प्रोफेशनल ओपिनियन है। इफ यू थिंक यू वांट टू यू शुड अप्लाई, ऑब्लिगेशन नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो स्टैटिस्टिकल अगर करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें कुछ मैथमेटिक्स है, रूल्स रेगुलेशंस है, तो अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिकल मेथड आर सजेस्टेड होने चाहिए, जरूरी नहीं कि तुम अप्लाई करो। मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग लेस देन 100% चेकिंग करना। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सभी सैंपल यूनिट का सिलेक्शन का चांस बनता है। होमवर्क चेकिंग करने के लिए एनी 5 स्टूडेंट्स बोल दिया मैंने, तो सबके सब करके आएंगे क्योंकि सबको लगता है कि मेरा नंबर आ सकता है। सो दैट इज कि सिलेक्शन होने का सबका चांस फील होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब एंटायर सेट ऑफ डेटा जहां से सैंपल सेलेक्ट हो रहा है और जहां से ऑडिट का अपना कंक्लूजन बनाने वाला है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो तुमने सैंपल निकाला है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तो सभी टाइप के सैंपल्स तुमने कलेक्ट करने चाहिए। सैंपल यूनिट्स इट इज इंडिविजुअल आइटम विच इज सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। अभी वो तुम डिसाइड करो कि सैंपल क्या बनाना है। डेटर्स के केस में एक तो डेटर, एक इंडिविजुअल डेटर विल बी अ सैंपल, और फिर एक इनवॉइस can be a sample. You can define your sample. Characteristics of population. Population should be an appropriate. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है उस हिसाब से पॉपुलेशन डिसाइड होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर डेटर ओवर स्टेटमेंट हुए, जितने हैं उससे ज्यादा बताए गए डेटर्स, तो तुमको पूरे बिल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा का कोई बताएगा उसका बिल नहीं मिलेगा, पकड़ में आ जाएगा। बट एग्जैक्ट उल्टा हुआ है कि क्रेडिटर्स कम बताए गए, जितने पे करने हैं उससे कम बताए गए, तो मैं बिल छुपा सकता हूं, तो तुमको ढूंढने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि मैंने बिल छुपा दिए और कम बता दिए। तो इसके लिए एक तरीका है कि तुमने सामने वाले को कितने बार पेमेंट किया है, बैंक पेमेंट हुआ है तो पकड़ में आ सकता है। सामने वाले पार्टी को तुमने छुपाया है ना, सामने वाले ने थोड़ी छुपाया है, तो उसके तुम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मंगा सकते हो, फिर मैच कर सकते हो। तो बेसिकली तुमको क्या चेक करना है उस हिसाब से तुम्हारा चेकिंग चेंज हो सकता है। कंप्लीटनेस, तो रिलेवेंट आइटम्स उठाने चाहिए, क्योंकि अगर तुम पॉपुलेशन गलत सेलेक्ट करेंगे तो सैंपल गलत आएगा, सैंपल गलत आएगा तो ऑब्वियसली कंक्लूजन भी गलत आ जाएगा। रिलायबल सिम कि तुम्हारा जो जिसमें से सेलेक्ट हो रहा है वो सफिशिएंटली एक्यूरेट एंड कंप्लीट होना चाहिए। अप्रोचेस ऑफ सैम्पलिंग, एक तो सैम्पलिंग तुम्हारा स्टैटिस्टिकल या नॉन स्टैटिस्टिकल हो सकता है। तो कैसे डिसाइड करना कि एक आधी चीज स्टैटिस्टिकल है या नॉन स्टैटिस्टिकल है? तो पहले चेक करो कि सिलेक्शन तुम्हारा रैंडम है क्या, उसमें प्रोबेबिलिटी यूज हो रही है क्या, कौन से सैंपल निकालने उसके लिए, एंड उसमें से जो गलतियां निकली, जो रिस्क निकली उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं क्या, रैंडम सिलेक्शन है क्या, सैंपल सेलेक्ट करने के लिए प्रोबेबिलिटी यूज हो रही है क्या, सैंपल में से जो गलतियां निकली उसको मेजर करने के लिए प्रोबेबिलिटी यूज हो रही है क्या।
अगर इन सब के आंसर हाँ है, यस, देन इट इज अ स्टैटिस्टिकल। अगर इन सब के आंसर ना है, देन इट इज नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। तो ये याद रखो एग्जाम में, अगर व्हाट इज स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, तो तुमको ये 3 पॉइंट लिख देना चाहिए। Sample should be selected on a random basis. Probability theory should be used to selection of sample, and probability theory is used for measuring the sampling risk. If all these answers are yes, then it is a statistical sampling. Otherwise, it is no. कौन सा अप्रोच यूज करना चाहिए, स्टैटिस्टिकल या नॉन स्टैटिस्टिकल? कंपलसरी नहीं है, ऑडिटर अपने मन से डिसाइड कर सकता है। कल मैंने बताया था कि मेट्रो सिटी वाले जनरली स्टैटिस्टिकल यूज करते हैं, और अपने जैसे छोटे घरों तो कोई है तो वो नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज करेंगे। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सैंपल निकाल रहे हैं वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और इतना बड़ा होना चाहिए कि उससे आने वाले आंसर्स करेक्ट हो। इसका एग्जांपल दिया था एग्जिट पोल्स। एग्जिट पोल के अंदर अपन सिर्फ 5-6 या 50 लोग को पूछ के एग्जिट पोल्स नहीं बना सकते। एग्जिट पोल्स पूछ रहे हैं अगर महाराष्ट्र लेवल पे, तो 10,000 तो भी एटलीस्ट लोगों को तुमने कंसिडर करना चाहिए। एंड सिर्फ मेट्रो के या सिटी के लोगों को लिया तो नहीं जमेगा, तुमको गांव तालुका सब जगह जाना पड़ेगा, हर जगह के लोगों को पूछना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारे रिजल्ट्स एक्यूरेट आएंगे, अदरवाइज रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएंगे। तो सैंपल शुड बी अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज मोर साइंटिफिक। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मोर साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि बेसिकली वो मैथमेटिकल लॉज एंड इसको यूज करते हैं, तो बेसिकली इसमें से आने वाला सैंपल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। कंप्लायंस टेस्टिंग हो सकती है, ट्रेड रिसीवल का कॉन्फर्मेशन, पेरोल चेकिंग, ये सब के केस में जो सिमिलर होते हैं, सिमिलर आइटम, होमोजीनियस आइटम, वहां पे रैंडम सैम्पलिंग करके अपन चूज कर सकते हैं। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, अभी नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कैसा होता है? नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज बेसिकली पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं लूंगा। सिलेक्शन कैसा करेंगे? एक नंबर ऑफ पेजेस या रैंडमली मैं बोलूंगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अप्रैल मार्च एंड सितंबर। अप्रैल मार्च क्योंकि कट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं, ईयर एंड के एंट्रीज होते हैं, तो वहां पे गड़बड़ होने के सबसे ज्यादा चांसेस। सितंबर क्यों? क्योंकि ये सीजन है, तो मैं ऐसा करता हूं। पर ये हर साल सेम मंथ्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर क्लाइंट को समझ में आ जाएगा कि तुम कौन से मंथ सेलेक्ट करने वाले हो, तो वो बाकी मंथ्स में जो भी मिस स्टेटमेंट करना है वो कर देगा। तो तुम्हारा सिलेक्शन का कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए, यू शुड रिमेंबर दैट। कोई पैटर्न मत बनाओ, सामने वाले को, क्लाइंट को नहीं समझना चाहिए कि तुम किस बेसिस पे सेलेक्ट करने वाले हो। जनरली नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में हर एक जन मार्च महीना रखता ही है, क्योंकि वो कट ऑफ प्रोसीजर है, वहां पे प्रोविजंस, प्रीपेड, पोस्टपेड या फिर डेप्रिसिएशन, बहुत सारे एंट्रीज होती रहती है। इसकी वजह से जनरली वहां पे मार्च महीना इंक्लूडेड हो जाता है। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्रिटिसाइज होती है क्योंकि उसमें कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, पर्सनल बायस हो सकता है जो कि एलिमिनेट नहीं हो सकता, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो मैंने सैंपल निकाला है, मैंने जैसे सैंपल निकाले 5 सैंपल, वो मोस्ट प्रोबेबली गलती होने वाले ही सैंपल्स है, वैसे मैंने सेलेक्ट किए। अगर वो 5 में कुछ 3 गलत आते हैं, 5 में 3 गलत, तो बेसिकली 100 में 60 गलत ऐसा हो जाता है। पर ये गलत है, क्योंकि मैंने 5 जो निकाले वही सस्पिशियस थे, तो 95 तो नॉन सस्पिशियस थे। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना गलत है, तो उसको बोलते हैं क्लोजलीनेस ऑफ क्वालिटीज प्रोजेक्टेड एंड कैन नॉट बी मेजर्ड। तो ये थोड़ा गलत हो जाता है नॉन स्टैटिस्टिकल की वजह से। अगर मैं जो मोस्ट प्रोबेबली गलत है उनको ही क्वेश्चन पूछूंगा, अभी सपोज क्लास के अंदर मैंने लास्ट बेंचेस में जो बैठे रहते इधर नहीं, जनरली अगर उनको क्वेश्चन पूछा और उनको जवाब नहीं आए, मैंने 10 के 10 लास्ट बेंचेस वालों को पूछा और 10 में से सपोज 9 लोग आंसर नहीं दे पाए, एक ही गलत, एक ही जन ने सही आंसर दिया, मैं बाहर जाकर बोलता हूं 90% बच्चे गधे हैं, कोई आंसर ही नहीं दे रहा है, ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सर आपने सिलेक्शन ही 10 जो लिया है वो गलत है। आपने सिलेक्शन कैसा लेना था? 5 बॉयज 5 गर्ल्स, 5 में से कोई फर्स्ट बेंचर्स, कोई मिडिल बेंचर्स, कोई लास्ट बेंचर, ऐसा रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए था, तो फिर मैं बैच का सिलेक्शन प्रॉपर कर सकता हूं। मैंने लास्ट के 10 बच्चों को पूछा, उस बेसिस पे मैंने बोला कि क्लास गधी है या अच्छी है, तो ये तो गलत हो गया। समझ में आया? तो सैंपल बहुत पर्सनल मत लगा के लो ऐसा। अभी तुम सांस लेके आए, बट ये भी इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करते हो, ये सब तो गलत होता ही है, बट एक अच्छी बात है कि तुम्हारा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस यूज हुआ है, जिसकी वजह से क्लाइंट का ऑडिट बहुत एक्यूरेटली होता है। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली बुक चेक करने के बजाय
कितने साल का एक्सपीरियंस है, मैं शक्ल देख के बोल सकता हूँ कि ये बंदे ने कुछ तो गलत किया है, तो फिर मैंने एक्सपीरियंस क्यों छोड़ना चाहिए? भले पर्सनल बायस है पर आई कैन रिकॉग्नाइज कि किसने क्या किया है। सो बेसिकली वहां पे नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग काम भी आ सकती है, तो ये कॉम्पेंसेट होता है एक्सपीरियंस से। भले ही प्रोजेक्ट नहीं कर सकते पर जो भी ढूंढा है तो एकदम सही ढूंढा है। ठीक है, अपन सैम्पलिंग चैप्टर पे थे। The factor that could be considered for deciding upon the extent of checking of sampling plan the following. तो कितना सैम्पलिंग करना है और कितना डिटेल में चेकिंग करना है किस पे डिपेंड होता है? फॉलोइंग फैक्टर, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले भी बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन की साइज एक्चुअली अफेक्ट नहीं करती तुम्हारे सैंपल साइज को, इट इज मोर और लेस सेम। स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो सैंपल साइज बढ़ जाएगा। एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, अगर रिलायबिलिटी अच्छी है, बुक्स पे जो ज्यादा भरोसा रख सकता हूं, तो सैंपल साइज कम, तुम्हारा मिट्टू मिया बंद करो। टॉलरेबल एरर रेंज, अगर टॉलरेबल रेंज बड़ा है, टॉलरेबल रेंज का मतलब होता है कि कितनी गलतियां तुम माफ कर सकते हो। अगर टॉलरेबल रेट ज्यादा है तो सैंपल साइज कम रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, क्योंकि तुम गलतियों को उतना ध्यान नहीं देंगे। एग्जाम्पल दिया था, स्टॉक के केस में टॉलरेबल एरर ज्यादा रहेगी, वही कैश एंड बैंक बैलेंस में टॉलरेबल एरर बहुत कम रहेंगे। डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस, तुमको ऑडिट पे कितना कॉन्फिडेंस चाहिए? ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए तो ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा सैंपल साइज। कम कॉन्फिडेंस चाहिए तो कम। बेसिकली सेम, तुम जितने ज्यादा राउंड देंगे, जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा मॉड्यूल पढ़ेंगे, जितने ज्यादा क्लास नोट्स पढ़ेंगे, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जितना कम कम पढ़ेंगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। Why to use statistical sampling technique? जनरली ऑडिट एविडेंस जो मिलते हैं दे आर नॉट कंक्लूसिव। कंक्लूसिव मतलब 100%, लेस देन 100% होते हैं, परसुएसिव होते हैं। तो ऑडिटर को ऑब्वियसली रिस्क तो उठानी है, क्योंकि 100% तो गारंटी मिल रही नहीं। तो रिस्क अगर उठानी है तो कैलकुलेटेड रिस्क उठाओ। तो इसके लिए कैलकुलेटेड रिस्क उठानी है तो सैंपलिंग करनी पड़ेगी। सैंपलिंग करना है तो स्टैटिस्टिकल क्यों? तो सबसे पहले 100% चेकिंग करने से एब्सोल्यूट सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये सबसे गलत सेंटेंस है। कभी कभी पूरा चेक करने के बाद भी तुमको भरोसा नहीं आ सकता है, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। तो अगर पूरा करके भी भरोसा नहीं आने वाला है तो पूरा चेक ही क्यों करना है? इसलिए सैंपलिंग यूज करो। तो वो बोलते कि स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग थ्योरी से तुमको सेलेक्टेड सैंपल मिलेगा जो रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन को, और उतना चेक करके तुमको भरोसा मिल जाने के चांसेस है। तो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग से सेटिस्फैक्शन मिल सकता है अगर तुमने सैंपल करेक्ट निकाला है जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, प्रोवाइडेड कि तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है और तुम रिलायबल रिकॉर्ड्स है, जिसपे तुम जो चेकिंग कर रहे हो वो रिकॉर्ड्स रिलायबल है। जितना ज्यादा इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल उतना सैंपल साइज छोटा, जितना इंटरनल कंट्रोल कम इफेक्टिव उतना सैंपल बड़ा। Sampling technique can never be complete reliable. It can be precisely accurate results. हाँ, तो बेसिकली ये कैन नेवर बी कंप्लीट रिलायबल। मैं सिर्फ सैंपल निकाल के ऑडिट का बोल दूं क्या, वाह मैंने सैंपल सही निकाला अभी मेरा ऑडिट सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सही ऑडिट करने का एक छोटा सा पार्ट है करेक्ट सैंपल उठाना। सिर्फ करेक्ट सैंपल उठाने से पूरा ऑडिट सही हो जाएगा ऐसा नहीं है। इट कैन नॉट गिव अ प्रिसाइजली एक्यूरेट रिजल्ट्स, और ये पूरे एक्यूरेट रिजल्ट देगा ऐसा भी नहीं है, आसपास आंसर लाके देगा। एग्जिट पोल्स, एज इट इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन इट मे हैव सम एरर। ऑब्वियसली एस्टिमेशन कर रहे हैं क्योंकि अपन 100 में से 5 बिल चेक कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर तो मिल ही नहीं सकते, आपने को सिर्फ आसपास के आंसर्स मिलेंगे, छोटी मोटी गलती पॉसिबल है। एग्जिट पोल में जो आंसर आते हैं वही पार्टी चुन के आती है कि उतनी सीट के साथ नहीं, सीट्स थोड़े आगे पीछे होते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने सैंपल से टेस्टिंग की है, 50,000 लोगों को पूछ के 5 करोड़ लोगों का रिजल्ट बताया है, तो ये तो गलत तो होना ही है, बट ड्रास्टिकली गलत नहीं होता है। अगर उन्होंने बोले कि बीजेपी के 190 सीट्स और रियल में आए 290, ऐसा नहीं होगा। 190 बोला है तो मैक्सिमम रियल में 195, 200 या वर्स्ट टू वर्स्ट किनारे में 180 तक जाएंगे, दैट इज एक्सेप्टेबल। what error is tolerable, कितना मैंने गलती माफ करना चाहिए,
ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंडिविजुअल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं नहीं बोल सकता कि मेरे लिए इतनी गलती, जैसा मैंने बोला था, मैं जब तुम्हारे को एक एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया, मैं बुक चेक करने को आया, अभी मैं फॉर्मेट चेक कर रहा हूँ, रुपीज चेक कर रहा हूँ, यूनिट, फॉर्मूला, हर एक चीज चेक कर रहा हूँ। ये बीइंग पेपर चेकर मैं हूँ। पॉसिबल दिनेश सर ने क्वेश्चन दिया, दिनेश सर चेक करने को आए और सिर्फ आंसर देख रहे हैं, आंसर करेक्ट मार्क दे दो, आंसर करेक्ट मार्क दे दो। हर एक का अपना अपना टॉलरेबल एरर कम ज्यादा हो सकता है। appropriateness of sampling approach, advantages of statistical sampling, ये पहले भी पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ टेस्टिंग सैंपल साइज डज नॉट इंक्रीज विद द साइज ऑफ एरिया। पॉपुलेशन बढ़ने से सैंपल बढ़ेगा क्या? नहीं, पॉपुलेशन बढ़ने से सैंपल बढ़ना जरूरी नहीं है, मोर और लेस उतना ही रहेगा। सैंपल सिलेक्शन इज मोर ऑब्जेक्टिव, देयरबाय इट इज मोर डिफेंसिबल, जस्टिफाएबल। तुम स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करेंगे तो ऑब्जेक्टिवली करेंगे, सब्जेक्टिव नहीं रहेगा। अगर ऑडिटर डिसाइड करेगा कि कौन से बिल चेक करने हैं तो वहां पे सब्जेक्टिवनेस आ गया, पार्शियलिटी आ सकती है। बट अगर मैंने तुम्हारे कौन से लोगों की होमवर्क की बुक्स चेक करने हैं, चिट्ठा निकाल के निकाला, तो वो ऑब्जेक्टिव है, कोई पार्शियलिटी का नाम नहीं रखेगा। पर मैं रैंडमली बोला तू बता तू बता तू बता, तो तुम पार्शियलिटी का नाम रखेंगे क्योंकि वो सब्जेक्टिव है। The method provides means of estimation of minimum sample size associated with the specified risk and precision. तो फॉर्मूलेज है, मैं जैसा बोला था कि पहले सीपीटी में था, तुमको सिलेबस से हटा दिया गया कि कितना सैंपल साइज लेना, इसका भी एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूले से तुम एग्जैक्ट कितना कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए और कितनी एरर एडजस्ट करने को रेडी है, उस हिसाब से कितना बड़ा सैंपल लेना चाहिए, इसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले बेस से मिल जाएगा। तो सिर्फ तुमको दो डिसाइड करने, कितनी रिस्क लेने को रेडी है और कितना एक्यूरेसी चाहिए, सैंपल फॉर्मूला बता देगा। फिर एक फोर्थ पॉइंट देखा था जो थोड़ा बहुत आईएमपी पार्ट्स में था, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा ये था। It provides a means to derive calculated risk and corresponding precision sampling error that is probable difference in the result due to the use of sampling in lieu of examination of all records. अगर मैं पूरे रिकॉर्ड्स चेक करता था तो कितने एरर्स मिलते थे? सपोज 1 लाख, और मैंने सैंपल यूज किया, सपोज 10 बिल चेक करे और 10 बिल चेक करके मुझे कितने एरर्स मिले? 11,000। तो अगर 10 बिल चेक करके 11,000 की एरर है तो 100 बिल चेक करता तो कितने मिलते थे? 1,10,000। तो रियल में आंसर कितना है? 1 लाख, और सैंपल्स की वजह से कितना मिला? 1,10,000। एरर कितना हुआ? अब ये 10,000 का एरर है, अब ये मुझे डिसाइड करना है कि 10,000 का एरर में अलाउ कर सकता या नहीं। तो 10,000 का जो गलती है उसको बोलेंगे कैलकुलेटेड रिस्क। अगर मुझे लग रहा है कि 10,000 बहुत बड़ा नंबर है, नहीं 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 नहीं, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। फिर 10 बिल की जगह मैं चेक करूंगा 20 बिल, और 20 बिल चेक करके मुझे गलती मिली सपोज 21,000, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 20 बिल चेक करके 21,000, तो 100 बिल में कितना? 1,05,000। तो फिर अभी मैं चेक करूंगा ओरिजिनल 1 लाख और अभी का 1,05,000, तो डिफरेंस अभी ये मुझे लग रहा है कि मैनेजेबल रिस्क है, ठीक है। तो ये जो चीज है मैं स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग से कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? रियल एरर एंड प्रोजेक्टेड एरर, इन दोनों का डिफरेंस। इट मे प्रोवाइड अ बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लार्ज मास ऑफ डेटा देन अ कंप्लीट एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द डेटा। पूरा डेटा चेक करके जितना मुझे करेक्ट आंसर या उतना भरोसा नहीं मिलता था, उतना भरोसा मुझे सैंपल टेस्ट करके भी मिलेगा। इसका एक रीजन दिया था कि अगर पूरी पॉपुलेशन चेक करनी है तो होशियार लोग नहीं रहेंगे, उतने स्टाफ करेक्ट नहीं रहेगा, वो गलत डेटा डालेगा, मैनुअल एरर्स ज्यादा करेगा। मैंने कब बोला था पॉपुलेशन सेंसस, वो बैठे बैठे गली में कितनी पॉपुलेशन है खुद ही डिसाइड कर रहा है, या घर वालों ने करेक्ट आंसर्स नहीं दिए, तो क्लेरिकल एरर्स आर पॉसिबल। उसकी जगह सैंपल से टेस्ट करो, सैंपल से ये मिस्टेक्स नहीं होंगे, क्योंकि कम चीजें चेक करनी है तो अपन डिटेल में चेक करेंगे। तो उनको पूरा बिट चेक करने को बोला तो वो तो डिटेल में नहीं चेक करेंगे, और एक पेज दिया सिर्फ तो फिर तुम डिटेल में चेक करेंगे। तो बेसिकली बोलते सैंपल से ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे रादर देन होल पॉपुलेशन। कहां कहां पे स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग एप्लीकेबल नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, हर जगह सैंपलिंग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे
लीगल रिक्वायरमेंट्स, जहां जहां पे लीगल रिक्वायरमेंट है वहां पे सैंपलिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि केसेस का बोला था 100 केसेस में से 5 केसेस में ऐसा, तो 95 केसेस में क्या ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लीगल मामलों में नहीं कर सकते या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट में नहीं कर सकते। सपोज 10 रजिस्टर मेंटेन करने हैं, एक रजिस्टर चेक करा, एक किया तो बाकी भी किए हुए रहेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, तो कहां कहां पे स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग नॉट अलाउड। सैंपल डिजाइन, साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, फोरकास्ट। When designing a sample size, auditor shall consider, सैंपल डिसाइड करते समय तुमने डिसाइड करना चाहिए कि तुम्हारा अल्टीमेटली पर्पस क्या है, पॉपुलेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कितना सैंपल साइज में बढ़ाऊं तब जाके मेरा रिस्क कम हो जाएगा, एंड सभी यूनिट का सिलेक्शन का चांस होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। सैंपल डिजाइन स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जो पर्पस है तुम्हारा मेन ऑडिट करने का, उसके लिए प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर, उसका कॉम्बिनेशन करेक्ट होना चाहिए। नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस, नेचर में बोला था फिजिकल है, ओरल है, क्या है, फिर तुम्हारा इंटरनल है या एक्सटर्नल है, या कंक्लूसिव है या परसुएसिव है, वो देख लो कौन सा नेचर है, क्या पर्पस है, पॉसिबल डेविएशन, क्या गलतियां पॉसिबल और कौन सी गलती को मैं गलती मानूंगा, व्हाट पॉपुलेशन टू यूज फॉर सैंपलिंग, कौन से पॉपुलेशन से मैंने लेना चाहिए, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है। ऑल डिविएशन एंड मिसस्टेटमेंट्स आर यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ डेविएशन और प्रोजेक्शन और मिसस्टेटमेंट। हर एक गलती को मैं प्रोजेक्ट करूंगा क्या, 10 बिल में इतनी गलती तो 100 बिल में इतनी गलती, हर गलती को प्रोजेक्शन में नहीं कर सकता मैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक पेपर में मैंने 20 मार्क का स्किप किया, इसका मतलब 8 पेपर में मैं 107 मार्क का स्किप करूंगा, ये जरूरी नहीं है। हर डेविएशन और हर मिसस्टेटमेंट को मैं प्रोजेक्ट नहीं कर सकता हूं, गलत है। इफ दैट डजंट मीन द डेविएशन इज नॉट, जो भी गलतियां मिल रही वो काम की नहीं है, कुछ कुछ जगह काम की है, कुछ कुछ जगह काम की नहीं है। जैसे डिले इन रिसीवेबल ऑफ अकाउंट, कॉन्फर्मेशन आने में मुझे डिले हो गया, इट डजंट मीन अ मिसस्टेटमेंट। अगर मुझे 3 दिन में जवाब चाहिए था, उसने 5 दिन में जवाब दिया, गलत नहीं है, ठीक है, लेट हुआ, तो ये डेविएशन है कि नहीं है, तो इसका कुछ इंपैक्ट है क्या, नहीं है। और इसको प्रोजेक्ट कर सकता क्या मैं, नहीं। एक ने 2 दिन लेट किया मतलब 10 लोग 20 दिन लेट करेंगे, ऐसा प्रोजेक्शन भी नहीं कर सकता। तो प्रोजेक्शन भी करना नहीं है, और कभी कभी हर मिसस्टेटमेंट गलती नहीं होती, तो कौन से इसको गलत मानना है, कौन से इसको नहीं मानना है, ये तुम्हारा जजमेंट है। सैंपलिंग, उसके अंदर देख रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, तो 2 तरीके से देख सकते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल टीओसी एंड टेस्ट ऑफ डिटेल टीओडी। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर तुमको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन देखना है कि कंट्रोल में तुमको कितना कंट्रोल एक्सपेक्टेड था वर्सेस कितना कंट्रोल हुआ, थ्रू ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स। एक रैंडमली छोटे नंबर चेक करके देखो और फिर चेक करो कि कितना डेविएशन हुआ। अगर डेविएशन एक्सपेक्टेड से ज्यादा है तो उसको तुमको 2 तरीके, एक तो सैंपल साइज बढ़ाओ, या दूसरा कंट्रोल के ऊपर का पूरा भरोसा ही छोड़ दो और वो कंट्रोल है ही नहीं ऐसा पकड़ो। एंड फॉर डिजाइनिंग एन ऑडिट सैंपल डिटरमाइन द सैंपल साइज। तो बेसिकली एक बार सैंपल साइज डिसाइड करो, फिर डेविएशन चेक करो। टेस्ट ऑफ डिटेल्स, असेसमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट इन पॉपुलेशन। एक तो 100% अगर तुमको टेस्ट ऑफ डिटेल मतलब ऑडिट कर करके लगा कि डेविएशन ज्यादा है तो तुमको 2 करना पड़ेगा, सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा, ना तो 100% चेकिंग करनी पड़ेगी, तभी तुम क्लाइंट को गलती बता पाएंगे कि एग्जैक्टली कितनी गलती हुई है। स्ट्रैटिफिकेशन एंड वैल्यूएटेड सिलेक्शन। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या होता है कि जो डेटा है उसको डिवाइड करना। एग्जाम्पल इंडियन लैंग्वेजेस, तो तुमको मराठी, पंजाबी, उर्दू ऐसे डिवाइड करना है, तो फिर वो मराठी सिमिलर है, उर्दू सिमिलर है पंजाबी, उसके अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। मराठी के अंदर जैसे कोंकणी, पुनेरी और विलेज साइड। तो जब पूरे पॉपुलेशन को डिवाइड करते तो उसको अपन बोलते हैं स्ट्राटा, और उस स्ट्राटा को जब और डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन स्ट्रैटम। तो इसका फायदा क्या होगा कि जब तुम पॉपुलेशन को स्ट्राटा या स्ट्रैटम में डिवाइड कर देते हो तो बेसिकली जब तुम्हारा सैंपल निकलेगा तो सैंपल विल बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगा, हर टाइप का एक सैंपल बाहर आएगा। तो स्ट्रैटिफिकेशन, डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू डिस्क्रीट सब पॉपुलेशंस एंड आइडेंटिफाइंग ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सब में कुछ ना कुछ तो कॉमन होना चाहिए, उस कॉमन बेसिस पे तुमने डिवाइड करना चाहिए।
तो एक तो मॉनिटरी वैल्यू पे डिवाइड कर सकते हो, 1 करोड़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरस्टेट इंट्रास्टेट, नहीं तो ऐसा कुछ भी एक कैरेक्टरिस्टिक पकड़ो जिस बेसिस पे तुम उसको डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करने के बाद उसमें और छोटे छोटे डिविजन्स करो। जैसा कि और एक एग्जांपल लेता मैंने, स्टूडेंट्स एंड देयर करियर, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, तो साइंस के अंदर और छोटे छोटे, कॉमर्स के अंदर और छोटे छोटे, आर्ट्स के अंदर और छोटे छोटे, तो स्ट्राटा एंड स्ट्रैटिफिकेशन। तो स्ट्रैटिफिकेशन करें ही क्यों? To reduce the variability of items which in each stratum, बेसिकली सैंपल साइज छोटा रख के, ये यहाँ पे लिखा था अपन ने कि सैंपल साइज छोटा रख के बस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन मिलेगा अपने को। तो इसके वजह से अपनी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी अल्टीमेटली ऑडिट की, कि कम काम करके अच्छा काम हो जाएगा। When performing TOD, the population is often stratified by, जनरली टेस्ट ऑफ डिटेल करते समय जब स्ट्रैटिफिकेशन होता है इंटरस्टेट इंट्रास्टेट या फिर ऐसा कुछ पकड़ने के बजाय जनरली वो मॉनिटरी वैल्यू पे डिवाइड होता है। तो मॉनिटरी वैल्यू मतलब 1 करोड़ के ऊपर, 10 लाख से 1 करोड़ या 10 लाख के नीचे, ऐसा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बड़े बड़े वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। ग्रेटर ऑडिट एफर्ट्स कैन बी गिवन ऑन लार्जर वैल्यू आइटम्स। और सबसे बड़ी गलती होने की ताकत किसमें? जो बड़े ट्रांजैक्शन है उसके अंदर। ग्रेटेस्ट पोटेंशियल ऑफ मिसस्टेटमेंट इन ओवर स्टेटमेंट, तो वही तो हो सकते हैं, बाकी किधर नहीं, तो अपना काम इजीली हो जाएगा। या दूसरा वेटेड एवरेज केस में एक एग्जांपल दिया था, सिलेबस एक तो तुम वेटेज के हिसाब से करेंगे या फिर हार्ड या इजी के हिसाब से करेंगे। तो बेसिकली तुम मॉनिटरी वैल्यू बेसिस पे करो या फिर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक दैट इंडिकेट्स द हायर रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, रिस्क के हिसाब से डिवाइड करो। एग्जांपल के तौर पे आरडीडी जब भी चेक कर रहे हो तो तुमको नंबर ऑफ डेज ऑफ आउटस्टैंडिंग एजिंग देखना है, उस हिसाब से। एखादा डेटर बहुत पुराना है, 365 डेज से पेंडिंग है, और एखादा डेटर 40 दिन से पेंडिंग है, कौन सा ज्यादा रिस्की है? 365 डेज वाला, क्योंकि वो उतना दिन हो चुका है, अभी पेमेंट क्या देगा। तो आरडीडी उसके केस में ज्यादा होना चाहिए, बाकी केस में कम होनी चाहिए। रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइड टू अ सैंपल ऑफ आइटम्स विद इन अ स्ट्रैटम। अगर तुम एक सैंपल साइज लगा के खाली प्रोसीजर करते हो स्ट्रैटम में, तो उसको एक्सट्रापोलेट जब करते हो, इसमें इतना तो उसमें कितना, तो स्ट्रैटम का जो एक्सपेक्टेशन है वो पॉपुलेशन को लगा सकते क्या, प्रोजेक्ट कर सकते क्या? नहीं। पॉपुलेशन के लिए अगर प्रोजेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, हर एक स्ट्रैटम का चेकिंग करके उसका प्रोजेक्शन करके हर स्ट्रैटम के प्रोजेक्शन को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके पॉपुलेशन का बनेगा। तुम स्ट्रैटम के कंक्लूजन से पॉपुलेशन का कंक्लूजन निकाल पाएंगे? नहीं। हर स्ट्रैटम का कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, हर स्ट्रैटम के कंक्लूजन को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, फिर उस प्रोजेक्शंस को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके पॉपुलेशन का मिलेगा। अगर एक आता कैश अकाउंट बैलेंस या ट्रांजैक्शन की रिलेटेड चेकिंग करते हो तो फिर वो पर्टिकुलरली उतने ही पार्ट के लिए प्रोजेक्शन हो सकता है। Projected misstatement of each stratum are often combined when possible effect of misstatement on the total class of transaction balances. हर स्ट्रैटम का प्रोजेक्शन ऐड कर सकते हो प्रोवाइडेड कि वो ऐड होने लायक है। एक स्ट्रैटम एज है, मतलब आरडीडी के टाइम पे एजिंग के बेसिस पे हो रहा, डेटर के केस में अमाउंट हो रहा, किसी के केस में डिप्रिसिएशन के परसेंटेज है, तो ऐसे में चीजें ऐड नहीं कर सकता। ऐड करने लायक सिमिलर सिचुएशंस होनी चाहिए। वैल्यूएटेड सिलेक्शन अमाउंट वाइज, तो जो बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन है उसको ज्यादा अच्छे से चेक करो, जो कम अमाउंट का ट्रांजैक्शन है उसको कम यूनिट्स में चेक करो। आइडेंटिफाइंग अ सैंपलिंग यूनिट एज द इंडिविजुअल मॉनिटरी यूनिट दैट मेक्स अप द पॉपुलेशन एंड सेलेक्ट स्पेसिफिक मॉनिटरी यूनिट। तो बेसिकली सैंपलिंग यूनिट डिवाइड करो मॉनिटरी आइटम के हिसाब से, और जो स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर आते हैं वो सब यूनिट्स चेक करो। एक इसमें काम क्या है कि सबके सब तो चेक नहीं करना है। सपोज मैंने बोला कि 1 करोड़ के ऊपर के ज्यादा चेक करो, अभी 1 करोड़ के ऊपर है 1000 बिल, अभी 1000 बिल में भी कौन से बिल चेक करना, जो रैंडमली होना चाहिए। तो वहां पे कॉम्बिनेशन आता है, एक कि तुमको पहले ट्रांजैक्शंस को डिवाइड करना है मॉनिटरी वैल्यू वाइज, और फिर एक बार मॉनिटरी वैल्यू वाइज डिवाइड होने के बाद प्लस फिर रैंडम सैंपलिंग भी करनी पड़ेगी। 2 बार सैंपलिंग करनी है, पहली सैंपलिंग मॉनिटरी वाइज, दूसरी सैंपलिंग रैंडम। तो इस तरीके से टीओडी मतलब बेसिकली तुम वैल्यूएटेड में काम कर सकते हो। इसके बेनिफिट्स क्या है, जो एबीसी एनालिसिस कॉस्टिंग में पढ़े थे, कि तुम्हारे पूरे एफर्ट्स बड़े बड़े ट्रांजैक्शन में जाएंगे,
गलतियां ढूंढने के चांसेस बढ़ जाएंगे एंड सैंपल तुम्हारा छोटा रहा तो भी इफेक्टिव रहेगा। सैंपल साइज किससे किससे एक्सेप्ट होता है? अगर ऑडिटर रिस्क लेने को रेडी है, इफ ऑडिटर इज विलिंग टू टेक रिस्क, तो सैंपल साइज कम। अगर रिस्क कम लेना है तो सैंपल साइज ज्यादा होनी चाहिए। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का इफेक्ट, एक अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल ढंग से काम नहीं कर रहे, इंटरनल कंट्रोल बराबर से काम नहीं कर रहे, एक तो तुमको टाइम बढ़ाना पड़ेगा ऑडिट का, या फिर टोटलिटी पे ऑडिट का अप्रोच ही चेंज करना पड़ेगा। अगर कंट्रोल थोड़े बहुत मिस्टेक है तो मैं एक्स्ट्रा टाइम देके उसको ठीक कर सकता हूं, बट कंट्रोल्स काम ही नहीं कर रहे, फिर तो मुझे पूरा कंट्रोल्स है ही नहीं ऐसा सोच समझ के अप्रोच रख के काम करना पड़ेगा। अगर रिलायंस ऑन कंट्रोल्स फॉर असेसमेंट ऑफ रिस्क, अगर मुझे कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल पे ज्यादा भरोसा रखना है, रिलायंस देना है, क्योंकि मैं इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा रख के काम करने वाला हूं, तो उसका टेस्टिंग भी ज्यादा करना पड़ेगा। रिलायंस ज्यादा चाहिए तो टेस्टिंग भी ज्यादा करना, रिलायंस कम चाहिए टेस्टिंग भी कम करो। देखो ये थोड़े चेंजेस समझ लो, अभी एक्चुअली ये चीज तुम अभी डीप में नहीं सोच रहे। अगर रिलायंस ज्यादा है तो सैंपल साइज कम होता है, बट यहां पे मैंने क्या बोला है, रिलायंस ज्यादा चाहिए तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी ज्यादा करो। रिलायंस बढ़ाने के लिए, भरोसा बढ़ाने के लिए टेस्टिंग ज्यादा करो। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, भरोसा ज्यादा है तो टेस्टिंग कम करनी पड़ती फिर तो, पर यहां पे भरोसा चाहिए, वहां पे लिख दो हिंदी में लगा, तो अगर रिलायंस चाहिए तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज्यादा चेक करना पड़ेगा, है तो कम हो जाता। डिफरेंस समझ में आ रहा क्या कुछ? इफ यू वांट रिलायंस देन हायर, अगर तुमको रिलायंस चाहिए ज्यादा तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज्यादा करो। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल ज्यादा चाहिए तो ऑब्वियसली मटेरियल स्टेटमेंट तुमको कम करनी है तो सैंपल साइज बढ़ाओ। इफ यू वांट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देन यू शुड नीड टू इंक्रीज सैंपल साइज, यहां पे वांट वर्ड ऐड करो। इफ यू वांट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस तो फिर सैंपल साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। टॉलरेबल रेट, टॉलरेबल रेट मतलब जितना मैं एडजस्ट करने को रेडी हूं, गलतियां माफ करने को रेडी हूं। अगर मैं माफ करने को ज्यादा रेडी हूं तो सैंपल साइज कम, मैं छोटी सी छोटी गलती पकड़ने वाला हूं, सैंपल साइज ज्यादा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा है, मुझे पहले से लग रहा है कि यहां पे गलतियां ज्यादा हो सकती है तो सैंपल साइज ज्यादा करूंगा, तो बेसिकली मेरा जो एस्टिमेट है वो रीजनेबल आ जाएगा। अब क्यों लग रहा है कि तुमको कि गलतियां ज्यादा रहेंगी, ऐसा पहले से क्यों लग रहा है? क्योंकि ऑडिटर को बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग है, या फिर तुमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया, उससे समझा कि इस बिजनेस में रिस्क ज्यादा है, उसमें आदमी जो पहले के थे वो नए आदमी आए तो नए आदमी को उतना समझता नहीं, या पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस, ये चारों पांचों चीजों पे बेसिस पे मुझे क्या लगा कि गलतियां ज्यादा है, गलतियां ज्यादा है तो मैंने सैंपल साइज बढ़ाई। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ऑडिटर्स पोजीशन टू मेक रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन, तो एक्चुअल में क्या हुआ है वो ऑडिटर इजीली जान सकता है। ऑडिटर्स डिजाइन लेवल ऑफ एश्योरेंस, अगर तुमको बहुत ज्यादा गारंटी चाहिए तुम्हारे ऑडिट पे तो फिर सैंपल साइज भी बड़ा होना चाहिए। अगर तुमको गारंटी कम चाहिए सैंपल साइज भी कम रखो, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ सैंपल आर इन फैक्ट ऑफ इंडिकेटिव ऑफ एक्चुअल इंसिडेंस ऑफ डेविएशन इन पॉपुलेशन, सैंपल से जो भी रिजल्ट मिले वो सिर्फ इंडिकेटिव है, रियल नहीं है, क्योंकि सैंपल में जो हुआ वो पॉपुलेशन में होगा ऐसा अपन सोच के चल रहे, होगा ही जरूरी नहीं। ओके, एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स के केस में जब तुम चेकिंग करेंगे उसके कंक्लूजन में दो ही आंसर आ सकते हैं। एक, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करने के बाद तुमको ये समझा कि अपने को ऑडिट और ज्यादा टाइम करना पड़ेगा या नेचर चेंज करना पड़ेगा, या टोटलिटी पे ऑडिट का अप्रोच चेंज करना पड़ेगा अगर टेस्ट ऑफ डिटेल में बहुत सारी गलतियां मिली तो। हाँ, अगर तुमने ऑडिटर ने बिजनेस को टेस्ट किया और बिजनेस में समझा कि रिस्क ज्यादा है कंस्ट्रक्शन बिजनेस टाइप में, तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स के केस में अगर तुमको डिटेक्शन रिस्क कम करनी है तो तुमको सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। फिलहाल अपन क्या चेक कर रहे हैं कि कौन सी चीजें सैंपल साइज को अफेक्ट करती है।
तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में भी सेम चीजें देखे थे, अभी टेस्ट ऑफ डिटेल की चीजें चेक करें कि जो सैंपल साइज को इंपैक्ट कर सकती है। फिर उसके बाद अगर ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर के लिए कोई और चीजों पे डिपेंडेंट है, जो चीज फिलहाल कर रहे हो उससे ज्यादा दूसरी चीजों पे डिपेंडेंट है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि तुम्हारा सैंपल के ऊपर का एश्योरेंस कम हो जाएगा और सैंपल साइज भी कम लगेगा। इसका एक एग्जांपल मैंने बताया था तुमको कि 3 लोग पेपर चेक करने वाले हैं और तुम फर्स्ट पेपर चेक कर रहे हो, तो तुम डिटेल में चेक करेंगे या नॉर्मल चेक करेंगे, क्योंकि तुमको पता है कि बाद में और एक जन कोई तो चेक करने वाला है। तो अगर तुम दूसरे चीजों पे रिलाय करेंगे तो ऑब्वियसली जिस चीज से फिलहाल चेकिंग कर रहे हो उसमें सैंपल साइज कम उठा लो। अगर ऑडिटर का डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस ज्यादा है तो सैंपल साइज भी ज्यादा होना चाहिए, अगर उसको गारंटी कम चाहिए तो सैंपल साइज भी कम। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, टॉलरेबल मतलब तुम कितनी गलतियां सहन कर सकते हो। अगर टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट अमाउंट ज्यादा है तो सैंपल साइज कम हो जाएगा, क्योंकि तुम गलतियां माफ करने को रेडी है, तो कम भी सैंपल साइज लिया तो चल जाएगा। अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट ऑडिटर एक्सपेक्टेशंस, अगर तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है तो फिर बेसिकली सैंपल साइज भी ज्यादा होंगे। अगर तुमको लग रहा है कि गलतियां होने वाली ज्यादा है तो चेकिंग भी ज्यादा करेंगे। इसका एक एग्जांपल दिया था, होशियार बच्चे का गधे बच्चे का पेपर। अगर पहले से पेपर चेकर को पता है कि ये होशियार बच्चा है तो चेकिंग भी वो उतने डिटेल में नहीं करेगा, बट अगर पता है कि ये बच्चे की गलतियां होती है तो पेपर चेकिंग में वो ध्यान भी देगा और उस हिसाब से बेसिकली चेकिंग भी ज्यादा करना पड़ेगा। और कौन सी चीजों से समझ में आएगा कि तुम गलतियां ज्यादा करते हो, एक तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिजल्ट्स पिछले साल के क्या तुम्हारे रिजल्ट थे, पिछले टाइम में तुम्हें क्या रिजल्ट दिए थे और जो फिलहाल मैं अभी प्रोसीजर्स कर रहा हूँ उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, इस सब बेसिस पे से एक तो तुमने पिछले पेपर कैसे लिखे हैं, इस साल का पेपर का प्रेजेंटेशन कैसा है, और एक दो क्वेश्चन जब तुम्हारे स्टार्टिंग के चेक किए उससे उसको कैसा लग रहा है, उस बेसिस पे वो जजमेंट बना लेगा मन में कि ये बच्चा होशियार है या गधा है। स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन इज अप्रोप्रिएट, अगर स्ट्रैटिफिकेशन अप्रोप्रिएट है तो सैंपल साइज कम होगा, क्योंकि अपन स्ट्रैटिफिकेशन करके कम से कम सैंपल साइज में पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला ला सकते हैं और अपनी रिस्क कम कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स के लिए क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मैंने बोला था पॉपुलेशन साइज हैव नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन सैंपल साइज, ट्रू और फॉल्स? हाँ, पॉपुलेशन साइज से सैंपल साइज को फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि अपने को वेरिएबिलिटी चाहिए, वो कम सैंपल में भी मिल जाएगी। तो लार्ज सैंपल साइज होने के, लार्ज पॉपुलेशन साइज होने से उसे कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ता है सच। हाँ, अगर तुमको सैंपल साइज पे इंपैक्ट लाना है तो मटेरियलिटी अमाउंट को कम ज्यादा करो। इंक्रीज इन मटेरियल वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज द सैंपल साइज, इंक्रीज द मटेरियलिटी एज अ फाइनेंशियल एज अ होल। तो बेसिकली मटेरियलिटी लेवल अगर तुम कम करेंगे सैंपल साइज बढ़ जाएगा, मटेरियलिटी अमाउंट बढ़ा दो सैंपल साइज कम हो जाएगा। तो मटेरियलिटी से कंपेयर कंट्रोल कर सकते हो, पॉपुलेशन साइज से सैंपल साइज नहीं। सिलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ टेस्टिंग, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मतलब रैंडम सैम्पलिंग जिसमें प्रोबेबिलिटी यूज हुई है, हर एक आइटम सेलेक्ट होने का इक्वल चांस है। और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग जजमेंट्स इन्वॉल्व है, और ये बेसिकली मैं बोलता हूँ कि किसके मुझे चेक करना है, तो तुम पार्शियलिटी का नाम ले सकते हो, और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव मिलना पॉसिबल है नहीं है। जजमेंट मतलब बेसिकली बायस इन्वॉल्व है, पार्शियलिटी तुम बोल सकते हो जब नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करते हो। फिर अपन एक एक मेथड देखे थे कि किस मेथड से अपन लिख सकते हैं। रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग मतलब पॉपुलेशन में से रैंडमली निकालो। कैसे निकालेंगे? चिट्टा करके या रैंडम नंबर टेबल, इन दोनों में से तुम निकालेंगे। इसमें हर एक का इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का, और इसमें एक बेस्ट बात है कि पार्शियलिटी होगी या नहीं होगी? पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं होंगे। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मतलब पॉपुलेशन को किस में डिवाइड करना और स्ट्रैटा को किस में डिवाइड करना, स्ट्रैटम में डिवाइड कर देना, और फिर क्या करना, किस में से एक एक निकालना, स्ट्रैटा या स्ट्रैटम, हर स्ट्रैटम में से एक 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 निकालो, और फिर और वो जो सैंपल निकलेगा वो क्या रहेगा? हाँ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन रहेगा। ये अभी का नहीं है, पहले का है। स्ट्रैटम में से जो गलतियां निकली वो प्रोजेक्शन पॉपुलेशन के लिए कर सकता हूं क्या, फिर उस स्ट्रैटम के लिए रहते, फिर पॉपुलेशन के लिए क्या करना, हर एक स्ट्रैटम का टोटल ले लेना।
इंटरवल सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कोई बोलना चाहेगा इंटरवल और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या? और गैप कैसे निकालना? टोटल पॉपुलेशन बाय जितने का सैंपल चाहिए, सैंपल साइज, इससे गैप मिलेगा। तो पहला जो नंबर है वो रैंडमली सेलेक्ट होगा, उसके बाद उस गैप के बाद निकालना है। इसका एग्जांपल किसका दिया था मैं? वो थम्स अप की बोतल ऐसा जा रही है, तो सपोज मैंने पहली 7th बोतल उठाई, हाँ लड्डू वाला, वो तो थोड़ा आगे आएगा। तो फिर 25 का गैप है, तो 7 + 25 32, 32 + 25 77, ऐसा कुछ जो भी आ रहा। तो उस गैप में, हर 25 के गैप में मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक और इंटरवल सैम्पलिंग। पहला जो सिलेक्शन है वो कंपल्सरीली रैंडम ही लेना पड़ेगा। हाँ, पैटर्न सेम नहीं होना चाहिए, इसके लिए तुमने ट्राई करना चाहिए कि पैटर्न ना बने। इसके लिए एग्जांपल दिया था मैंने कि अगर कलर की पेन जा रहे हैं, ये सब जा रहा है, तो लड्डू के केस में 5 लोग हैं और 5वें पे लड्डू बोलना है, तो क्या हो जाएगा? वो एक बच्चे के पास ही कंपल्सरीली वही आएगा। तो वैसी चीजें ना हो, स्ट्रक्चर्ड एक पर्टिकुलर पैटर्न ना बने, वो तुमने ट्राई करना। तो पैटर्न अगर बन गया तो क्या करते लड्डू के टाइम? तुम दूसरा सीरीज शुरू करते। तो यहाँ पे क्या करने को बोला था मैंने इंटरवल में? हाँ, पहला निकालने के 10 ले लो, फिर से वापस से रैंडम सैम्पलिंग करो, फिर से इंटरवल, फिर से सैम्पलिंग, फिर से इंटरवल, फिर से सैम्पलिंग। तो एक पैटर्न मत बनाओ बेसिकली। और इवन कलर की पेन का बोला था कि 12 कलर की पेन, फिर से सेम 12 कलर पेन। तो अगर मैं एवरी 12th पेन लूंगा तो सेम रेड कलर की स्केच पेन सेलेक्ट होती रहेगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक पैटर्न बनते मत दो। ये अप्रोप्रिएट है क्या? नहीं है, रैंडम मेथड इससे ज्यादा अच्छी है। मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग मतलब किस बेसिस पे? अमाउंट वाइज, जो ये अमाउंट के साथ। हैप्पीजैड सैम्पलिंग, रैंडमली जो हाथ में आए वो ले लो, बट इसके अंदर जनरली क्या होता है? हाँ, सेम पैटर्न बनते हुए दिख सकता है। जनरली एक आधी चीज कौन सी सेलेक्ट नहीं होती? स्टार्ट एंड एंड पॉइंट वाले सेलेक्ट नहीं होते। तो ये सब चीजें तुमने अवॉइड करना चाहिए। अप्रोप्रिएट है क्या? नहीं, ये अप्रोप्रिएट बिल्कुल भी नहीं है। इससे अच्छी कौन सी है? रैंडम। ब्लॉक सैम्पलिंग, ब्लॉक सैम्पलिंग में क्या होता है? हाँ, तो बेसिकली मंथ वाइज सिलेक्शन, या फिर 200 बिल इकट्ठा एक साथ। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, ऐसा बोला था? हाँ, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग नहीं मिलेगी। क्यों नहीं? टिकट एग्जाम्पल क्या दिया था, कौन सा? हाँ, ट्रिप पे या मूवी में लेके जा रहे हैं, तो तुम पूरे बीसी के बच्चों को एक साथ खड़ा कर दिया, तो तुम कोई भी रैंडमली खड़ा रहेगा, ग्रुप ग्रुप में खड़े रहेंगे। तो फिर अगर मैं पर्टिकुलरली 50 बच्चे सेलेक्ट करूँ तो सबके सब इंटर, सबके सब फाउंडेशन ऐसे मिलेंगे। तो जब मैं ब्लॉक सैंपलिंग लेता हूं तो उसमें अलग अलग मिलेंगे क्या? एक जैसे सेम चीजें मिल जाएंगी, तो ये तो गलत है। तो ब्लॉक सैंपलिंग मतलब एक पर्टिकुलर मंथ में तो 200 कौन से भी ले लो, तो इसमें प्रॉपर पॉपुलेशन सैंपल नहीं मिलेगा। ठीक है, इधर तक अपन ने देखा था। परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स, कल अपन ने सैंपलिंग के मेथड्स देख लिए थे पूरे। ब्लॉक सैंपलिंग, हाँ, फिर सैंपलिंग नॉन सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क क्या होती है? सैंपलिंग रिस्क की जो सैंपल से कंक्लूजन आया और पूरे पॉपुलेशन को चेक करके जो कंक्लूजन आया, दोनों में डिफरेंस रहना। तो दो टाइप का डिफरेंस हो सकता है, एक कि तुम गलत को सही बोल दो और दूसरा सही को गलत बोल दो। अगर तुमने गलत को सही बोल दिया, मतलब से फॉर एग्जाम्पल कि 100 में से 95 बिल गलत है और 5 ही करेक्ट है, वो 5 ही तुमने सैंपल में चेक करे और तुमने बोल दिया पूरी पॉपुलेशन सही है, जबकि बैलेंस शीट पूरी गलत है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, तुम्हारा ऑडिट ओपिनियन चेंज हो जाएगा और वो बहुत रिस्की है। ऑडिटर का नाम खराब हो सकता है क्योंकि उसने गलत चीज को सही बोला है। तो इस चीज में दो चीजें हो सकती है टीओसी में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में, दैट कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन दे आर एंड मल्टीपल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन इन फैक्ट इट डज। तो गलतियां है पर तुम नहीं बोल रहे हो, और कंट्रोल वीक है फिर भी तुम स्ट्रांग बोल रहे हो। तो ये बहुत गलत बात है। इसका उल्टा, तुमने सही को गलत बोल दिया। सही को गलत, तुम 5 घंटा पढ़ाई करते बैठे, 5 मिनट मोबाइल पे बैठे, मम्मी पापा ने पकड़ लिए और बोल दिए तू 5 घंटा निस्ता टाइम पास कर रहा। तुम सही थे,
पर गलत सैंपल लेने की वजह से गलत हो गया। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, पापा लोग रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लगाएंगे, चेकिंग ज्यादा करेंगे, तुमको कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं। जब तुम सही को गलत बोल देते हो, ऑडिट के एफर्ट्स बढ़ जाते हैं, बट अल्टीमेटली कंक्लूजन सही हो जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सही को गलत बोलने में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल सही सामने आ ही जाएगा। इशू कब है? जब तुम गलत को सही बोल देते हो। नॉन सैंपलिंग रिस्क। नॉन सैंपलिंग रिस्क मतलब सैंपल की वजह से नहीं, दूसरे कोई और रीजंस की वजह से तुम गलत कंक्लूजन पे रीच हो जाना, उसको नॉन सैंपलिंग रिस्क बोलेंगे। सोर्सेस ऑफ नॉन सैंपलिंग रिस्क आर ह्यूमन मिस्टेक्स, तुमने गलती कर दी, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सैंपल रिजल्ट, सैंपल के कुछ रिजल्ट्स है, उस बेसिस पे तुमने गलत रिजल्ट इंटरप्रेट कर लिया, अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर नॉट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। अभी ऑब्जर्वेशन मेथड स्टॉक फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम आता है, तुम वाउचिंग के टाइम ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। रिलाइंग ऑन एरोनियस इंफॉर्मेशन, एरोनियस कंफर्मेशन, तो गलत डेटा के ऊपर तुम भरोसा रख लिए, लड़के का बायोडेटा उसके दुश्मन को पूछ लिए, तो उसने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, तुम उस पर भरोसा रख दिए, तो ऐसे नॉन सैंपलिंग रिस्क भी इन्वॉल्व है। नॉन सैंपलिंग रिस्क कैन नेवर बी मैथमेटिकली मेजर्ड, कभी भी मैथमेटिकली मेजर कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके जैसे सिमिलर मिस्टेक्स हैपन नहीं होंगी, तो इसमें इतना तो उसमें उतना ऐसा कैलकुलेशन या प्रोजेक्शन नहीं कर सकते। परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट अप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस। अगर दो चीजें हो सकती हैं, कुछ गलत हुआ तो सैंपल को चेंज करो, या फिर सैंपल वही रखो, प्रोसीजर को चेंज करो। सैंपल को चेंज करने का एग्जांपल दिया था कि जो बिल तुमने निकाला उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, या पर्टिकुलरली वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए स्टॉक अभी जा नहीं सकते, तो तुमने सैंपल चेंज कर दिया। और कभी कभी सैंपल वही रखेंगे, प्रोसीजर चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल डेटर कॉन्फर्मेशन, अगर डेटर कॉन्फर्मेशन के केस में अगर डेटर को फोन किए कॉल किए वो मैसेज नहीं दे रहा है, मैसेज की रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो तुम उसको सब्सिक्वेंट पेमेंट चेक करेंगे, बेसिकली डेटर वही रखेंगे, तरीका चेंज कर देंगे। इफ द ऑडिटर इज अनसेटिस्फाइड, अगर ऑडिटर को लगा सैंपल या प्रोसीजर चेंज करके भी तुमको सेटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं मिल रहे, फिर तुमने इसको मिसस्टेटमेंट या डेविएशन काउंट करना चाहिए। नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट, तो एक बार अगर डेविएशन या मिसस्टेटमेंट मिला, डेविएशन मतलब कंट्रोल जैसा होना चाहिए उसमें कोई अलग, मिसस्टेटमेंट मतलब गलती, गलती एक बार मिल गई, फिर तुमने ये देखना चाहिए कि ऐसी और गलती किधर हो सकती है। एग्जाम्पल क्या दिया था? जीएसटी, एक आधे प्रोडक्ट के ऊपर कितना रेट एप्लीकेबल है एक्चुअल में, और तुमने कितना लगाया 12, तो 5 की जगह 12% लगा दिया, तो ये एक ही गलती है, बहुत बार हो सकती है ऐसी गलती, बहुत बार। तो तुमने क्या करना चाहिए बीइंग एन ऑडिटर, जितने भी सेल बिल में वो प्रोडक्ट है वो हर बिल निकालेंगे, तो तुमने क्या करना है, कॉमन फीचर वो प्रोडक्ट लाइन पूरे आइटम निकालो और फिर उसमें गलती चेक करो। अब ये गलती चेक करने का तुमने देखो कि इसमें इंटेंशन है या अनइंटेंशनल है। इंटेंशनल रहा तो फ्रॉड, चैप्टर 5 में सीखे, इंटेंशन नहीं रहा तो इंटेंशन रहा तो फ्रॉड, इंटेंशन नहीं रहा तो एरर होता है, ठीक है, तो बेसिकली वो एरर माना जाएगा। तुम देखो कि ये गलती हुई है तो इसमें इंटेंशन था या नहीं। द ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट द नेचर एंड कॉज एंड पॉसिबल इफेक्ट, कहां कहां पे इफेक्ट होते हैं ऐसा बोला था, जीएसटी में गलती हुई तो सेल्स, डेटर्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिटर्न्स, इतना सब जगह गलती हुई क्या? तो ये एक सिंपल गलती नहीं होती है, इस गलती के बहुत जगह रिपरकेशंस होते हैं, वो सब जगह जाके चेक करो। अनॉमली मतलब अनकॉमन या फिर, हाँ, तो बेसिकली तुमको ऐसा लगा कि भाई ये चीज कॉमन नहीं है, गलती से मिस्टेक हो गई, ऐसे सिमिलर रिपीटेशंस नहीं है, तो रिपीटेशन नहीं होने की वजह से सिर्फ सैंपल में गलती, पॉपुलेशन में इसको प्रोजेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट, कितना प्रोजेक्शन करेंगे, जितने मिसस्टेटमेंट है उसमें से पहले अनॉमली माइनस करो, अनॉमली मतलब जो रिपीटेटिव नहीं है उसको प्रोजेक्ट करो, प्लस जो गलती तुमने ढूंढी बट सामने वाले ने रेक्टिफाई नहीं करी, वो दोनों मिला के क्या चेक करो, मटरनिटी को प्रोजेक्शन को चेक करो। फिर प्रोजेक्शन करके काम खत्म हो गया ऐसा नहीं है, प्रोजेक्शन करके अगर अमाउंट है तो ठीक है, पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को तुम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। सैंपल में जितनी गलती है पॉपुलेशन में भी उतनी गलती रहेगी, क्योंकि वो कंट्रोल है। अमाउंट वाइज प्रोजेक्शंस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
इसका लिंक अपन लास्ट पेज पे वापस से पढ़ेंगे. इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग. रिजल्ट्स ऑफ द सैंपल एंड यूज ऑफ सैंपल प्रोवाइडेड रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन. तो बेसिकली तुमने सैंपल से जो कंक्लूजन्स आया वो रीजनेबली तुम एश्योरेंस दे सकते क्या, वो देखो. टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में अगर डेविएशन जो एक्सपेक्टेड था उससे कई गुना ज्यादा दिख रहा है, अनएक्सपेक्टेडली हाई डेविएशन, तो कंट्रोल बराबर से काम नहीं कर रहे हैं, तो रिस्क है, अनलेस कोई ऑडिट एविडेंस ये ना प्रूफ करे कि डेविएशन कम हो रहा है. टीओडी की वहां पे कंट्रोल में डेविएशन था, यहां पे अमाउंट में गलतियां हैं, एक्सपेक्टेड से ज्यादा अमाउंट में गलतियां है, तो ऑब्वियसली बैलेंस सैंपल में अगर एक्सपेक्टेड से अमाउंट में गलतियां है तो बैलेंस शीट में भी बड़े अमाउंट की गलतियां हो सकती है, अनलेस कि दूसरा कोई प्रूफ करे ऑडिट एविडेंस के ऐसे नहीं है. तो तुमको क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है मिसस्टेटमेंट माइनस अनऑली प्लस अनकरेक्टेड. ये टॉलरेबल एरर से मैच हो रहा है क्या देखो. बेसिकली सैंपल में अगर 2 लाख है तो पॉपुलेशन में कितना 20 लाख, और मर्टेलिटी चेक करो 20 लाख है क्या, 20 लाख से ये मोर और लेस मैच हो रहा है, प्रोजेक्शन मर्टेलिटी से मैच हो रहा है, फिर इसका मतलब छोड़ देना नहीं है, इसका मतलब रियल में जब पॉपुलेशन चेक करेंगे तो गलतियां इससे ज्यादा मिलने के चांसेस है, तो तुमको ये चेक करना है. तो ये गलती तो होगी क्या, प्रोजेक्शन मर्टेलिटी से मोर और लेस मैच हो रहा है तो तुमको चेक करना है क्या, यस. अगर प्रोजेक्शन मर्टेलिटी से ज्यादा है, 20 लाख की मर्टेलिटी और प्रोजेक्शन 30 लाख आ रहा है, फिर तो तुमको चेक करना ही पड़ेगा, सिर्फ सैंपल नहीं, सैंपल एक तो सैंपल को बढ़ाओ तो पूरे पॉपुलेशन को चेक करो और गलतियां निकालो. सिर्फ एक केस में तुमको छोड़ देना है, प्रोजेक्शन मर्टेलिटी से कम है तभी तुम उसको छोड़ देंगे. इन केस ऑफ ऑडिटर कंक्लूड दैट ऑडिट सैंपलिंग इज नॉट प्रोवाइडेड रीजनेबल बेसिस ऑफ कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन. सैंपल टेस्ट करके तुमको भरोसा नहीं आ रहा है तो फिर मैनेजमेंट के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि ये लो सैंपल, इसकी ये गलतियां, ऐसी गलतियां और ढूंढ के दो, और तुम और कोई तरीका ढूंढो जिससे तुमको भरोसा मिले. तो सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक कंक्लूजन ये है कि सैंपल लो, सैंपलिंग से टेस्ट करो. सबसे पहले सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव ढूंढो. ढूंढने के लिए 2 तरीके हैं, स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल. फिर सैंपल निकालने के बाद उसमें से गलतियां ढूंढो. गलतियां 2 टाइप की हो सकती है, एक रिपीटेटिव, एक नॉन रिपीटेटिव. नॉन रिपीटेटिव को छोड़ दो, जो रिपीटेटिव है उसको प्रोजेक्ट करो. प्रोजेक्ट करने के बाद मर्टेलिटी से कंपेयर करो, मर्टेलिटी से कम है तो छोड़ दो, उतना या उससे ज्यादा है तो 2 ऑप्शन है, सैंपल बढ़ाओ नहीं तो पूरा पॉपुलेशन टेस्ट करो. और कब तक सैंपल बढ़ाना, जब तक तुमको मटेरियल अमाउंट तक की गारंटी नहीं आती है, जब तक तुमको कंक्लूजन का ऊपर भरोसा नहीं आता है, तब तक सैंपल बढ़ाना पड़ेगा. मैनेजमेंट को भी ढूंढना है, तुमको भी ढूंढना है, एंड दैट इज द यूज ऑफ बेसिक सैंपलिंग. समझा?